ओके जय हिंद। ये आज चैप्टर 3 में हम लोग करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो अब मैं पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे आते हैं क्वेश्चन, जिससे अब तक आ चुके हैं, उन सारे पार्ट को कवर करूँगा। कुछ कुछ वर्ड जो कि एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं उन सबसे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उस पर चर्चा करके कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन सारा कवर करूँगा जो भी है। ओके तो शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट लाइन है, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर have always wondered about the unknown and unseen form of a matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. Around 500 BC के an Indian philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on dividing matter यानी पदार्थ ब्रैकेट में है, so अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे पदार्थ, वी शैल गेट, यानी मैटर को पदार्थ इन्होंने कहा है ना, मैटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी शैल गेट अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और छोटे से छोटा पार्टिकल्स मिलेगा, छोटी सी बात है। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो हम एक जब पार्टिकल को हम तोड़ते तोड़ते एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे आखिर में जिसका फिर उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं, उसको और फिर तोड़ा नहीं जा सकता, इतना छोटा ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो उस पार्टिकल्स को महर्षि कन्नड़ ने परमाणु नाम दिया। ठीक है, ओके। ही नेम्ड दिस पार्टिकल परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर, एक और फिलोसोफर थे इंडियन, पकुधा कात्यामा elaborated this doctrine and said these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter. combined form में exist करता है जो कि various form of matter देता है। around the same era Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atom, जो कि लास्ट में एक पार्टिकल है। आप जैसे कोई भी पार्टिकल से एक लकड़ी ले लो, कोई भी टुकड़ा ले लो किसी पार्टिकल का, उसको तोड़ते जाओगे तो आखिर में एकदम छोटा, बहुत स्मॉल जो बचेगा उसी को परमाणु कहते हैं, उसका फिर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। इन्होंने भी यही बात कही, ग्रीक फिलोसोफर ने। अब आते हैं एंटोनियो एल लेवाइजर, इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके शुरू करते हैं। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंटोनियो एल लेवाइजर ने दिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। The following two laws of chemical combinations were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. अब पहला इसमें दो पार्ट है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। इस लाइन का एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई भी चेंज होता है मास में, जब कोई मास का कोई जब केमिकल चेंज होगा, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें होता है ना। अब आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मेन जो है हाईलाइटेड पार्ट जो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है समझते हैं इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास जो है उसका नहीं क्रिएटेड किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो भले एक दूसरा फॉर्म में आ जाएगा। अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दूसरा तो लेवाइजर ने दिया, सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम हु प्रिपेयर्ड इट। इट मीन्स इसमें क्या होगा ना कि अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट लेवाइजर ने क्या कहा कि मेनी कंपाउंड वेयर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मेनी कंपाउंड were composed two or more elements and each such compound had the same element। सारे अलग अलग जो कंपाउंड है, ईच कंपाउंड में सेम एलिमेंट है, सेम प्रोपोर्शंस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट, चाहे वो कंपाउंड कहीं से आया हो, किसी ने प्रिपेयर किया। लाइक इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अगर हम वाटर में देखेंगे तो वाटर में रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा, वाटर में 1:8 होगा, है ना। ओके
यानी हाइड्रोजन 1 एंड 8 ऑक्सीजन, 1:8 में इनका मास होगा. वाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑप्टेन. अगर 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 और 8 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा हमेशा 1:8 में. लाइक आप अगर 36 करते हो तो भी इसका 1:8 निकाल लेंगे हम, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन. लेट्स एन एग्जांपल, 1:8 में ही हमेशा होगा. सो दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. सो डेफिनिट प्रोपोर्शन इस लॉ को कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कहते हैं प्रोस्ट जो कि एंटोनियो लेवाइजर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने. So, in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस उसमें एलिमेंट से बने होंगे, और जो बने होंगे तो उनका एक परसेंट का उनमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन का मास प्रेजेंट होगा. ये बात थी. ओके, अब आगे बढ़ता हूँ. कुछ चीज़ें ऊपर छूटी, इसको देख लेते हैं. जो टेक द फॉलोइंग सेट एक्स बाई, इसको उसका लेना. इसका एक क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट है ना, उसका इससे कुछ मतलब है नहीं. यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ. अब जॉन डाल्टन की बात करते हैं. जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न अ पुअर बीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड. ही बिगेन हिज कैरियर एज अ टीचर एज द एज ऑफ 12. 7 years लेटर, यानी कि जब उनका उम्र हुआ होगा 18-19 साल. So he became a school principal in 1793. Dalton left the Manchester for his mathematics, physics and chemistry in a college. So मैनचेस्टर उन्होंने छोड़ा, कहाँ? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए. उन्होंने मोस्ट ऑफ हिज लाइफ अपने टीचिंग में और रिसर्चिंग में बिताए. इन 1808 1808 में उन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी विच वाज टर्निंग पॉइंट हिज इन द स्टडी ऑफ मैटर. 1808 में उन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी अपनी, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था. अब आते हैं डाल्टन थ्योरी क्या कहते हैं. स्क्रीन पर क्लियरली विजुअल होगा. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल मैटर पार्टिकल्स कॉल्ड आइटम्स. ठीक, उन्होंने क्या कहा, जितने भी मैटर है वो एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड या कोई मिक्सचर हो बने हुए, सब में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको आइटम्स कहते हैं. ठीक है, sorry. So all matter is made of very teeny particles called atoms. पहली चीज़ उन्होंने कहा जितने मैटर हैं वो एक टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, उनको एटम्स कहते हैं. विच पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में. दूसरी बात उन्होंने कही, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि महर्षि कन्नड़ देखें हम, या फिर ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस की बात देखें तो लगभग सेम है ये सब बातें. थर्ड में आते हैं. सो थर्ड में, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन अ मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो पहली वाली लाइन कि अगर गिवन एलिमेंट में अगर आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा. फिर चौथे पॉइंट में, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे. ठीक है, पांचवी और छठी बात पे आते हैं. पांचवी और छठी बात पे आते हैं. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम्स कंबाइन होते हैं रेशियो ऑफ अ स्मॉल या फिर होल नंबर में, या फिर तो स्मॉल रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं. एक कंपाउंड बनाते हैं कंबाइन होकर. अब बात करते हैं छठे नंबर पे. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. कोई भी रिलेटिव नंबर या कोई भी एटम कांस्टेंट होता है कंपाउंड में, भले रेशियो उनका डिफरेंट हो. एक सेकंड, 8px परफेक्ट.
ओके, क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करेंगे इसे। खैर ये बुक का ही पार्ट है, मैं क्वेश्चन सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ। एक रिएक्शन, उसमें 5.3 ग्राम सोडियम है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है 6 ग्राम के एसिटिक एसिड से, तो प्रोडक्ट उसका 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम है। सो दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कुछ नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड है, रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Hydrogen oxygen combine in the ratio of 1:8 masses to form water. These masses of oxygen would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen. अब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इट मीन्स इसका 1:8 होता है, आपको पता है। अब 1:8 होता है तो 3 ग्राम में हाइड्रोजन है, यानी कि 3 है। अब इसका 3 है हाइड्रोजन का, तो इसका क्या होना चाहिए 24, है ना? क्यों 24 3 का, क्योंकि हम हमेशा 3:8 में करते हैं, तो आपको पता है x का वैल्यू अगर 3 है, तो अगर हमको फिर 8 का, ऑक्सीजन क्या होता है रेशियो 8 में होता है, तो 8 निकालने के लिए मल्टीप्लाई 8 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3:24, 24 हो जाएगा ऑक्सीजन का, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब यही बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन डाल्टन ने क्या बोला है, डाल्टन अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है, पोस्टुलेट डाल्टन, एक्सप्लेन डेफिनेट, कुछ नहीं। ओके, और एटम्स क्या होता है पहले चर्चा कर चुके हैं, अब थोड़ा सा जो कुछ इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर लेता हूँ। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। पहली बात, एटॉमिक रेडियस को हम मेजरमेंट करते हैं नैनोमीटर्स में, एटॉमिक रेडियस को मापते हैं नैनोमीटर्स में, और 1/10 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है, या फिर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ये। फिर से, अगर एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं हम पहली बात नैनोमीटर्स में, दूसरी बात कि 1/10⁹ मीटर को इक्वल हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं, इसी बात को अगर मैं घुमा के लिखूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9.10 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नैनोमीटर से, तो 1 बच जाएगा, तो यानी कि 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, चलो अब कुछ बातें हैं साइज है इनकी। एक बार पूछा था पिछले एग्ज़ाम में कि हाइड्रोजन का क्या होता है रेडियस, शायद आ चुका है ये वाली क्वेश्चन, तो ये सब पूछा जा सकता है, छोटा छोटा चीज़ें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। सॉरी 1 मार्क्स के तो नहीं होते CDS में, 0.83 और CPF में 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस क्या होता है 10⁻⁻10 होता है, और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 10⁻⁹ और मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन का 10⁻⁸, और ग्रेन ऑफ सैंड का 10⁻⁴, और अंट का 10⁻⁻3, एप्पल का 10⁻⁻1। ये चीज़ें एक बार आप पढ़ लोगे फिर से वीडियो पॉज करके, मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, क्लास में जो भी वो चर्चा हो जाए। आइटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन 10⁻⁸। आप जैसे है ना बढ़ते क्रम में घटते क्रम से याद कर सकते हो ऐसे, तो याद हो जाएगा। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁴, अंट 10⁻3, एप्पल 10⁻1 रेडियस था वो। अब ये सल्फर ऑफ सिलिकॉन का इमेजेस है। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरियस स्पेसिफिक सेंस। अब यहाँ पे आते हैं, वेरिजुलस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। भाई इधर बजा रहे हैं। ओके, क्या वेरिजुलस ने क्या सजेस्ट किया था कि सिंबल ऑफ आइलैंड बनाया जा सकते हैं क्या 2 लेटर के, उसी नाम के एलिमेंट्स, कुछ सिंबल हैं सब, सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लेटिना, लीड, सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन। सो इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वेर डराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेर फाउंड इन द फर्स्ट टाइम। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था ना, उनके नाम कैसे रखे गए, जहाँ वो मिले थे उसी के जगह पे नाम उनका रख दिया मिलता जुलता। फॉर एग्जांपल कॉपर साइप्रस में मिला था पहली बार, तो कॉपर रख दिया। सम नेम्स वेर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ तो है कि स्पेसिफिक कलर से रख दिया गया, जैसे गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउ डेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेम को अप्रूव करता है, एलिमेंट को, सैम्बल को, यूनिट को उनके। IUPAC है ना।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजनेज एल्युमिनियम एल, कोबाल्ट CO नोट CO। क्यों ये चीज़ें पता है क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होता है ना वही कैपिटल होता है, बाकी के सारे स्मॉल होते हैं। जैसे कोबाल्ट का है CO तो O स्मॉल C कैपिटल। ओके, अब कुछ एलिमेंट के सिंबल है, इस पर क्या ही चर्चा करूँ, मैं पता ही होगा आप लोगों को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में भी होता है, 8 से 9 से भी, केमिस्ट्री में 7 में। एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बैरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, जिंक Zn, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U कैपिटल ओनली। whole number as near whole number as possible while searching the various atomic mass unit 1/16। ओके, तो अगर एटॉमिक मास यूनिट के सर्च में साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या लिया था? साइंटिस्ट ने सबसे पहले उन्होंने इनिशियली 1/16 मास ऑफ एटम नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट लिया था। दिस वाज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू द 2 रीजन। अच्छा, इस बात को समझते हैं, साइंटिस्ट ने 1/16 लिया था ऑक्सीजन का, तो 2 रीजन से। पहला रीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड compounds. This atomic mass unit gave masses of most of the element as a whole number. Whole number में दिया उनका mass. However, in 1961, for universally accepted atomic mass unit, कार्बन का 12 आइसोटोप और 1 atomic mass unit was mass unit equal to the exactly 1/12। इस बारे में चर्चा करते हैं यहाँ से। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, एटॉमिक मासेज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज दिए हुए, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है एटॉमिक मास जब पता रहते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। इसको याद होना ही चाहिए आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं, आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ लेना इसे। सो मॉलिक्यूल्स होता क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि बने हुए होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, etc आर मेड ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। आर्गन, हीलियम एग्जाम्पल जैसे कि बने हुए सिर्फ केवल एक एलिमेंट से। अब आगे बढ़ते हैं, एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट, जैसे कि एटोमिसिटी क्या होती है? नॉन मेटल, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन सारे गैसेस तो नॉन मेटल ही हैं। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो आर्गन क्या है? मोनोएटॉमिक है, 2 एटम से बना हुआ है। हीलियम मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक है। मोनो इट मीन्स 1, आई एम वेरी सॉरी, मोनो इट मीन्स 1, डाई इट मीन्स 2, टेट्रा इट मीन्स 3, पॉली मतलब 4 एंड मोर देन 4। ओके, सो मोनोएटॉमिक, आर्गन इज अ मोनोएटॉमिक and helium is also monatomic, but oxygen, hydrogen, nitrogen and chlorine are diatomic। अब आगे बढ़ते हैं, सल्फर इज अ पोलियोटॉमिक, ओनली सल्फर इज अ पोलियोटॉमिक। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, तो कुछ मॉलिक्यूल हैं उनके कंपाउंड है। अब अगर वाटर बनेगा तो वाटर किससे बनता है? आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, तो हाइड्रोजन हमेशा 1:8 में रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अमोनिया की बात करें, NH3, तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है NH3। सो नाइट्रोजन 14 रेशियो में होता है और हाइड्रोजन 3 रेशियो में होता है। जैसे अगर कोई, मैं आपको कोई भी पूछ ले, एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मैं पूछ रहा हूँ 51 ग्राम का अमोनिया है तो इसमें नाइट्रोजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, तो आप बता दोगे? जैसे एग्जांपल, अगर 50 ग्राम है तो 14 + 3 आप कर लो 17, और 17 डिवाइडेड बाई
3 कर लो, 17 डिवाइडेड बाई 3, 17 3 जा 51। अब 51 यानी कि 3 1 का निकला, 1 रेशियो का वैल्यू क्या है 3 है 1 का। तो अब 14 3 जा और 3 3 जा 9, 9 हो गया। तो इधर हो जाएगा 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का अगर नाइट्रोजन का बात करें तो 14 3 जा 42। सो 42 ग्राम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। तो कार्बन का 3 रेशियो में रहता है और ऑक्सीजन 8 रेशियो में रहता है। तो हमेशा याद रखना 3 रेशियो 8 में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 रेशियो 8, अमोनिया जो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना हुआ है, NH3 फार्मूला 14 रेशियो 3, और वाटर का तो पता ही है 1 रेशियो 8। 3 बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में हम लोग। Thus the ratio of the number of atom water for HO जरूरी नहीं है। आयन क्या होते हैं? सो कंपाउंड जो बने होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल से बने होते हैं, उनमें चार्जेस स्पीसीज होते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज। सो इन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम आयन्स बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनियन। नेगेटिवली चार्ज आयन है तो उसको हम एनियन बोलेंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हम उसे केशन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion। अगर एक ग्रुप ऑफ एटम है चार्ज को कैरी कर रहा है तो उसे हम पोलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। जैसे टेबल 3.6 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कुछ आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मिलके बना है कैल्शियम और ऑक्सीजन से। इनका रेशियो बाई मास क्या है, मास में 5:2 है। अगर मान लिया जाए 14 ग्राम है इनका मास, तो उसमें कैल्शियम कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? तो 4 होंगे उसमें ऑक्सीजन, और कैल्शियम उसमें होंगे 10। कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का 5:2। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम एंड सल्फर हो गए उनके, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 में, मैग्नीशियम सल्फाइड में 3:4 में होंगे उनके रेशियो। और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन से बना है। तो आपको पता है 23:35.5 इसलिए लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों है। क्योंकि सोडियम का क्या होता है, मास के एटॉमिक मास 23 है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 ही है। इसीलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लियर हो गया होगा ये सारी। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से आप वीडियो पॉज करके दोबारा देखो, बैक जाके रिवर्स में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं? सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखने के लिए ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम आइडियाज आयंस। जैसे सोडियम में का Na होता है, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu+, मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2, जिंक का Zn, आयरन का Fe2+, कॉपर का Cu। ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अमोनिया का NH4, अमोनिया नहीं, अमोनिया NH3 होता है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, सल्फेट फॉस्फेट PO4। अब बात करते हैं। सो द रूल यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। क्या क्या नियम को फॉलो करने हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। द वैलेंसीज, थोड़ा जूम कर देता हूँ। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट वैलेंस। जो वैलेंसीज और उनके चार्जेस हैं वो मस्ट होने चाहिए कि बैलेंस्ड हो। जब कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। ओके, सो जब भी कोई कंपाउंड है मेटल एंड नॉन मेटल का लिख रहे हो आप, तो सिंबल मेटल जो है वो पहले लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca ऑक्साइड दूसरा एलिमेंट है, इसलिए वो वाला बड़ा मैंने डाला। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का क्या होता है, C होता है और L होता है, NaCl। आयरन सल्फाइड का एग्जांपल, तो आयरन का क्या होता है आपको पता है, F।
ई होता है, Fe होता है। सल्फाइड का सिर्फ फेस होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। अभी मैं दिखाता हूँ फिर से। ये तो फॉस्फोरेट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने सारे सिंबल पढ़े थे। ये सारे सिंबल आपको याद होने ही चाहिए। देखो अब सल्फ़र का एस है कैपिटल में, है ना। चलो ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड नॉन मेटल आर रिटेन ऑन द राइट, वेयर कैल्शियम, एल्शियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल रिटेन ऑन द लेफ्ट। अब मेरी बात समझो। अब अभी जैसे कि कुछ चीज़ें जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मैं पीडीएफ जब आपको भेजूँ तो हाईलाइटेड पार्ट मिले। ओके, मैंने हाईलाइट कर दिया इसे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसमें समझना ध्यान से। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नियोन, नॉन मेटल, सॉरी नियोन में पढ़ रहा हूँ, नॉन मेटल। कौन कौन से, फिर से ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और नॉन मेटल। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और नॉन मेटल को लिखेंगे राइट साइड में। जैसे एग्जांपल अभी मैं बताऊँ आपको कि मैंने लिखा कोई मैं लेता हूँ। ओके, जैसे मान लिया जाए मैंने पोटेशियम लिया था। पोटेशियम के है, सॉरी खांसी आ गई थी जोर की। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने लिया पोटेशियम, तो के है, तो के क्या है, नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल है तो इसे मैं राइट साइड में लिखूँगा। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा आयरन, फिर आयरन के बाद क्या ले लेता हूँ, आयरन सल्फाइड ही है ना। तो इस सल्फाइड में लगाया, तो आयरन क्या है, मेटल है। तो मेटल को हमने क्या लिखा, ये देखो हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है। आपको पता है इधर से ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है ना। ये राइट हैंड साइड है हमारा, आप इधर देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं मेटल, यानी सबसे पहले में नाम जो भी लिखते हैं मेटल लिखते हैं हम। नॉन मेटल को लास्ट में भेजते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और जितने भी नॉन मेटल है उसको हम लिखते हैं राइट साइड में। हमेशा याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ की कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर और जितने मेटल्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। बस यही बात है हाइलाइटेड पार्ट्स में। इन कंपाउंड फॉर्म विथ पोलिएटॉमिक आयन, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई इनक्लोजिंग द फार्मूला आयन ऑफ ब्रैकेट MgOH2। ओके, जितने आयन होंगे उनको ब्रैकेट से हम डिनोट करेंगे। ओके, लाइक दिस। सो फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, एग्जाम्पल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, सिंपल कंपाउंड के। तो हमने क्या, H को पहले लिख लिया, फिर Cl को पहले लिख लिया, कोई इशू नहीं। हालांकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन लिख लिया हमने। जब दोनों नॉन मेटल तो क्या ही कर सकते हैं, जो पहले आएगा उसे लिख लिया हमने। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन और सल्फाइड, सल्फर। तो हाइड्रोजन H2 हमने लिखा, फिर सल्फाइड H लिखा हमने, ख़त्म। क्यों लिखा है H2, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 वैलेंसी। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड ने 3 है, कार्बन पे 1 पहले से है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट है। तो 3 और 1 4, इस पे सॉरी टेट्राक्लोराइड पे इसके 1 पहले से है तो इस पे 1 3 और जुड़ गए तो 4 वैलेंसी। तो CCl4 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 तो पहले से है ना। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा करके टाइम भी ना बर्बाद किया, आगे बढ़ता हूँ। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला NaNO3। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, और अमोनियम सल्फेट का NH4 और SO4 होता है। 2 आयन से ब्रैकेट में 2 लिख दिया। अब कुछ फार्मूले लिखने हैं, आप लिख दोगे सोडियम ऑक्साइड के, एल्युमिनियम क्लोराइड के, AlCl2,
और सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दो क्या आप, MgH2O। ओके, कुछ फार्मूले हैं, इनके नाम लिखना है, जैसे CaCO3 है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4 है, CaCl2 है, Al2SO4 है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मॉलिक्यूलर मास पे आता हूँ, कंसेप्ट में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंसेस। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? कि किसी भी एटॉमिक मासेज में जितने भी आइटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, उनके सब्सटेंसेस को, उनके सम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। किनके सम को? एटॉमिक मासेज को और एटम ऑफ मॉलिक्यूल के सम को। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। एक दो एग्जांपल कर ही लेते हैं। H2O है तो और पहला क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। वाटर H2O का करना है, फिर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आप समझते हैं वाटर का। तो 16th होता है ऑक्सीजन का, आपको पता है एटॉमिक मास, ठीक है। अब तो समझते हैं यहाँ से। H2O है, हाइड्रोजन का एक एटम, तो 2 × 1 जितना पावर रहेगा, यानी कि जैसे HNO3 रहेगा ना आगे, तो O में 3 है, तो O का ऑक्सीजन का 16 × 3 आपको करना पड़ेगा, फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा N वाले का, फिर H वाले को, ठीक है। चलो जैसे मैं दिखाता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, मतलब कि 16 यूनिट है ना। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और हाइड्रोजन का में क्या होता है कि जब भी होता है दो एटम्स को, हाइड्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का होता है, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि H2O है, एक्चुअली गिवन है। तो हमें क्या करना है, H2O है तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि कितना होता है, 2 होता है, तो 2 × 1 प्लस 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, तो 16 × 1, क्योंकि इस पर कुछ पावर ही नहीं तो 1 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 16 हमने किया, 2 और 16 को जोड़ा तो 18 हुआ, ठीक है, 18 यूनिट। अब सेकंड में बात करते हैं HNO3 का। हाइड्रोजन का अभी हमने बात किया था, एक होता है, इस पर कोई H2 नहीं लगा हुआ है, H2O उसमें था इसलिए 2 से गुना किया था, नहीं है तो एक का एक हमने प्लस लिख दिया। नाइट्रोजन का 14 होता है, हमने 14 लिख दिया। नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। आपको अगर याद हो, हमने यहाँ पे एटॉमिक मास की चर्चा की थी, याद होना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का देखो आप, एक है एटॉमिक मास, इसीलिए H2O में तो 2 पावर उस पर था नीचे का, तो इसलिए 2 × 1 हमने किया। तो याद रखो, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, कैल्शियम का 40, ठीक है। अब मैं अब यहाँ पे अब आता हूँ, आपको समझ में आएगा कितनी आसानी से, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन CDS में पूछे जाते हैं, है ना। मैं अपनी बाइक को बताऊँगा, जब करूँगा तो याद दिलाऊँगा सारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 से, क्योंकि मेरे पास बनी हुई है इसकी, मैंने पिछली बार रिवीजन किया था। तो ओके, सो अब HNO3 पे आते हैं, तो बहुत सिंपल। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हमने 1 लिखा, प्लस किया हमने, बताओ नाइट्रोजन का कितना, 14, हमने 14 किया, देख रहे हो आप, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। किसका कर रहे हैं हम लोग, HNO3 का कर रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं, हाइड्रोजन का 1 प्लस 14, किसका, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना, 16, लेकिन उस पर कितने पावर हैं, 3 हैं, ठीक है। तो 14 + 1 15, 15 + 48, है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं, 4 × 1 = 5, 8 × 5 = 13, यानी कि 63, ठीक है। आंसर इसका हो गया, क्या हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था। तो ऐसे ही कैलकुलेट करने दे सकता है मॉलिक्यूलर मास, किसी का भी दे दिए। जैसे मैं एग्जांपल अभी मैं आपको ले लेता हूँ, मैं एक कोई फार्मूला ऊपर से उठा लेता हूँ ना, Al2O3 का उठा लेता हूँ, Al2O3 एल्युमिनियम का, सॉरी ऊपर दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था,
अल्मुनियम का दिया ही नहीं है इसमें, मुझे भी याद नहीं है। 128 होता है शायद अल्मुनियम का, आप एक बार चेक करना, चेक करके कमेंट करना। अल्मुनियम का एटॉमिक मास 123 128 ऐसा कुछ होता है, मैंने पिछली बार पढ़ी थी तो अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फार्मूला ले लोगे, बाकी जिसके नहीं आएंगे ना उसके क्या करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है, सर्च कर लेना है, मिल जाते हैं। तो सिंपल ये जितने रहेंगे उस पर पावर, जैसे H2 है तो 2 × 1 वैसे कर करके आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ईजी है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब फार्मूला यूनिट मास की बात करते हैं। ओके, फार्मूला यूनिट मास की बात करते हैं। सॉरी मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं सारा 2-3 बार पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं समझा सकता हूँ अच्छे से। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए अगर मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, तो 1-2 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ। अब फार्मूला यूनिट मास पे आते हैं हम। सो फार्मूला यूनिट मास के क्या होता है कि कैलकुलेट करना होगा, फार्मूला दिया होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। जैसे एग्जांपल CaCl2, Cl यानी क्लोरीन है, Ca क्या है, कैल्शियम है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम का आई थिंक 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। ओके, तो कैल्शियम का क्या है आपको पता है, अगर फार्मूला यूनिट मास बोला है कैलकुलेट करने, तो कैल्शियम का क्या होता है 40, तो 40 का 40 प्लस लिखा है ना। Cl2 यानी क्लोरीन 35.5 है, तो 35.5 और इसमें 2 है, L में आप देख सकते हो 2 है Cl2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 होगा, तो 40 और 71 को जब ऐड करेंगे तो 111 यूनिट। कितना ईजी है, मज़ा आ गया, देख सकते हो कुछ नहीं करने का है। अब इस सबको कैलकुलेट करने दिए, चलो कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास Cl2 का। अब Cl2 का कुछ नहीं है, 35.5 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, यानी 76 इसके आंसर। अब H2O दे दिए, H2O का तो 2 ही होगा, इसमें कुछ आप नहीं कर सकते पहला का। अब O2 है, O2 का 32 हो जाएगा क्योंकि 16 होता है मास। कार्बन का 40 होता है, यानी 42 जा 80। CH4, C2H6, C2 फिर H6, C3H4, H4 है तो 4 बार ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करके 4, फिर C का लिख के सीधे कर लोगे। अब ZNO है, Na2 है, K2 है। पोटेशियम का, Z का, इनका क्या होता है, मैं एक सेकंड यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रीन पे, और फिर इनका कैलकुलेट करके आपको तुरंत बताता हूँ। ओके, मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, मैं चला गया इंटरनेट पे गूगल करने। अभी यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, आप देख सकते हो, मैं मिटाता हूँ इसको, मैंने जो लिखा है इंटरनेट से दिया हुआ। जिंक का 65 है, सोडियम का तो 23 ऊपर भी था, पोटेशियम का 39 है, कार्बन का तो 12 और ऑक्सीजन का 16। अब कुछ नहीं, मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किसका, ZNO का। अब ZN यानी क्या है, जिंक। जिंक का क्या है हमारे पास 65 है, तो 65 + 16 डायरेक्ट कर दिया हमने, जो भी है वो आंसर XYZ है ना। फिर अब बात करूँ मैं K2CO का बात कर रहे तो K2CO3 का, ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि टफ है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। K2CO3 का मैं बात करता हूँ, K2CO3 का। K यानी आपको पता होगा पोटेशियम, ऊपर फार्मूला हमने बोला था, एक बार पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। अब पोटेशियम का क्या होता है 39, तो पोटेशियम का 39 × 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि K2 है ना, इसलिए। और उसके बाद फिर हमने प्लस किया किससे, CO3, CO यानी कार्बन। अब कार्बन 3 बार है तो यानी 12 3 जा 36 में प्लस किया। अब इसको टोटल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो भी मैं करके बता देता हूँ। 39 2 जा, इट मीन 78 + 36, तो इसका होगा 114 आंसर, ठीक है। वैसे ही सारा आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी हलवा है। आप याद रखना 2 मार्क्स का CAPFC में 183 का एक क्वेश्चन तो आने ही है इससे, CDS में, तो कर लो प्रैक्टिस यार, क्या ही है। अब मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन
of hydrogen and oxygen to form water, 2H2O plus O2, so 2H2O. ओके कुछ इंपॉर्टेंट इसमें 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद 32 ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लोगों ने पहले कर चुका है यार। देखो आपको याद होगा 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा है कि जब कंबाइन करते हैं चार यूनिट ऑफ हाइड्रोजन को, जैसे अगर मैंने आपको पिछली बार बताया कि 1:8 में होते हैं, तो अगर 36 यूनिट या कोई ग्राम में मान लिया जाए, टोटल क्या है वाटर है हमारे पास, तो अब इसमें से अगर आपको कोई बोल दे कि बताओ हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो आप निकाल लोगे 1:8 में, यानी 9 को 36 से डिवाइड करोगे तो एक का वैल्यू 4 निकल के आएगा, यानी कि 4 क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे, बाकी 32 क्या होंगे ऑक्सीजन होंगे। वही बात तो ये कह रहा है, टोटल 36 वाटर मॉलिक्यूल में ये होंगे। देख लो आप इसे पढ़ लेना, यही बात है, इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। The quantity of a substance can be characterized by its masses or the number of molecules, ठीक है। आगे, the quantity of substances in terms of the number of its molecule or atoms rather than their masses. Quantity of substance in terms of number or molecules or atoms rather than their masses. Quantity substance का masses में नहीं, उनके substances terms number of molecule और atom में काउंट किए जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, चलो यहाँ पे आ जाओ, जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स यानी मॉलिक्यूल मास 12 है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब याद रखना कोई भी एटम्स का 1 मोल अगर होता है, कोई भी एटम्स का, ये फिक्स होगा, ये आप फिक्स मानो, इसे आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स है। 1 मोल ऑफ एनी एटम्स 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ तक पार्टिकल जाने के बाद वो अनडिविजुअल होता है। आप किसी भी देख रहे हो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, यही लेना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। Okay, so ions is the quantity in number having a mass is equal to atomic or molecular mass in grams, ज़रूरी नहीं। So किसी भी सब्सटेंसेस का अगर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे हम 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का, तो फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो कम हियर, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू, ए ऑब्टेन्ड वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली। तो इस नंबर को हम आवागाड्रो कांस्टेंट या आवागाड्रो नंबर भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n0 से। ऐसे याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 आंसर होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं बन कैसे तो। या फिर तो आवागाड्रो कांस्टेंट और आवागाड्रो नंबर भी पूछे तो भी आप क्या बोलोगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इन नंबर। चूतिए को कंस्ट्रक्शन का काम अभी करना होता है, कोई बात नहीं भाई। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी दोनों साइड से, लेकिन आप ये जो आवाज़ें आ रही है इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके आप जो पढ़ रहे हो उससे, तो इतना तो नहीं है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं किए हुए हो स्क्रीन पे, या फिर लेटेस्ट वर्ड जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप इन पर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब साउंड आपको छोटे लगेंगे। वाइट नॉइज़ इनको समझो आप, वाइट नॉइज़। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल ऑफ एटम, 6.022 इंटू 10 पावर, ये सब कुछ नहीं है, बातें अभी ऊपर देख चुके हैं हम लोग, कुछ नहीं। यहाँ से आते हैं, द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप और पाइल। ओके, कौन, किसने? विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड इन 1896। अब चलो निकाल सकते हो भाई, ये सब बहुत हलवा लगेंगे, अब तो कुछ नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग: 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। मोल निकालना है इनके मास से, तो आप पहले समझो इसको। दूसरा है 12.44 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 2 मोल होंगे 6.223 से, आप जब डिवाइड करोगे 6.022 से
10⁻23 से, तो 2 होंगे सेकंड के, लेकिन फर्स्ट का मैं बात करता हूँ यहाँ पे। आप देखो एटॉमिक मास हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 होता है, ठीक है। आप गूगल कर लेना, 4 ही होता है, यहाँ पे लिखा हो तो गलत थोड़ी लिखेंगे ये लोग। तो 4 होता है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कौन होंगे, छोटे वाले n होंगे, नंबर ऑफ मोल्स छोटे वाले n, ओ सॉरी ये क्या हो गया, छोटे वाले n होंगे। गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N, एवोगैड्रो नंबर n0, n एप्सिलॉन बोल सकते हैं, ओके। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, मोलर मास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, जब भी कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखो आप, गिवन मास यानी कि जो उसका वैल्यू पहले से दे रखा होगा मास का। जैसे देखो मोलर मास तो आपको पता है वो फिक्स होता है। मोलर मास फिक्स कैसे होता है, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूँ तो 16, कार्बन का बोलूँ 12, ये सब तो फिक्स्ड है। लेकिन उसके ऊपर कुछ और दे दिया तो, जैसे अगर बोल देगा 64 यूनिट ऑफ कार्बन गिवन है, तो मोलर मास से आप डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है। वैसे ही मोलर मास गिवन क्या था ऊपर, 52 ग्राम था, किसके, हीलियम के। अब देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है कि नहीं है जी, बताइए ज़रा हमें। तो आपको पता है यही है, लेकिन हीलियम का मोलर मास क्या होता है, 4 होता है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने गिवन से उसके ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड किया, यानी कि 13 निकल के आ गया, ठीक है। छोटी सी बात। 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं इसकी बात तो मैं ऊपर में ही आपको बता चुका था कि जब भी नंबर ऑफ मोल पूछे, कुछ नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देना है, आँख बंद करके, बस काम ख़त्म हो गया, बाबा बाय बाय, ख़त्म, टाटा। अब इसके सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ताकि मैं इसमें बताऊं इसके एग्जांपल से, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। N2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आई थिंक 14 होता है, ठीक है। N एटम्स है, फिर 14 होगा, तो कुछ नहीं, 0.5 मोल है, ठीक है। अब मास मोल ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है। देखो मोल 0.5 है, ठीक है, 0.5 मोल है। आपको पता है 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, है ना। आप देख लो इसी से एग्जाम्पल से। चलो अब N2 था, इसलिए हमने क्या किया, 18 कर दिया यहाँ पे। मोलर मास क्या हुआ, 28 आया, सॉरी 18 कह रहा हूँ मैं, 28 आया। क्यों, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन 2, तो N2 था, तो इसलिए 14 टू जा क्या निकल के आया, 14 इंटू 2 28, है ना। बस काम ख़त्म। अब आपको पता है कि मास जो है आपका क्या है। अभी एक सेकंड, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ से 2 फॉर्मूले बनते हैं। हमने अभी यहाँ पे ऊपर में क्या पढ़ा था, नंबर्स ऑफ मोल इक्वल गिवन मास। देखो हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इससे 2 फॉर्मूले बन रहे, एक नहीं, और मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। ओके हमने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि पहला फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला इसके बगल में मैं लिख दे रहा हूँ। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है, मुझे पेंसिल चूज करना होगा। ओके तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपको पता है कि ये जो है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास और मोलर मास है, अगर मैं यही बात कहूँ कि आपको अगर मास निकालना है, अगर आपको मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस मोलर मास को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आप यही तो करोगे। तो हमने मास निकालने के लिए क्या किया कि मोलर के मास को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, नंबर ऑफ मोल के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हाईलाइटेड पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देख लो, आपको लग रहा होगा बोरिंग है, पका हुआ है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कसम से, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, एक मार्क्स ये आपको दे के जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, 0.5 मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल क्या है 0.5 है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल है, अब गिवन मास निकालना है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मास निकालना है किससे, मोल और मॉलिक्यूल से। तो यहाँ ऊपर में भी लिखा हुआ है इन सब के मास निकालना है, तो सिंपल सी बात है यार, अब समझ लो भाई, बस हलवा होने वाला है। मास निकालने के लिए क्या करना है, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ मोल पहले में क्या था 0.5 था। मॉलिक्यूलर मासेज क्या है हमारे पास 28 क्यों है, क्योंकि N2 का निकाल रहा हूँ, N2 का नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 इंटू 2 यानी 28 इंटू 0.5 यानी 14 ग्राम क्या निकल के आया, मास निकल के आया। अब सेकंड का मास निकालते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.5 मॉलिक्यूल ऑफ N एटम, सीधे 14 N का, N2 नहीं है, आप देख लो, तो N है 14 इंटू 0.5 करोगे, यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सीधे 14 इंटू N का वैल्यू 14, N का मास होता है, सो उसको 0.5 से किए 7 आंसर आ गया। अगला 3.011 इंटू 10 पर 23 नंबर ऑफ N एटम है, तो मास निकालना है। आप अभी मुझे बताओ, अभी आप मास निकालने के लिए क्या कर रहे थे, जितने भी था 1 मोल से डिवाइड कर रहे थे उसके गिवन मास को, कर रहे थे ना जी, अभी ऊपर में आपने किया था, जिसका 2 आंसर निकल के आया था गिवन मास से। अभी भी आपको बस वही करना है। आपको क्या, आपको पता है नंबर ऑफ एन एटम्स आपको क्या है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3.011 इंटू 10 पे पावर 23, और यहाँ पे क्या है ये आपको निकालने का है, तो इससे है यहाँ पे आपका 6.022, जब इससे इसको काटोगे तो 2 निकल के आएगा। मैं आगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रुको, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। ओके, कहाँ चला गया तीसरा, क्वेश्चन थर्ड, सॉरी ओके, थर्ड यहाँ पे है, देखो द नंबर ऑफ मोल्स एन गिवन पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन होता है, यानी 3.011 यहाँ पे गिवन है, और डिवाइड अवोगाड्रो नंबर से करना है, फिर तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से। जब हमने डिवाइड इसको किया तो क्या 2 निकल के आया नीचे, मैंने अभी बोला था 2 आएगा, अब आ गया 2 हमारे पास, आप समझ गए हो। अब कुछ नहीं, हमारे पास 2 आया है, तो कितने आया है, किसके बराबर का 1/2 के बराबर का आया है, क्योंकि नीचे में 2 आया है ना, तो 1/2 के बराबर का आया है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1/2 के बराबर, तो 1/2 बराबर क्या होता है, आप ही मुझे बताओ 0.5 होता है कि नहीं होता है, यानी कि हाफ होता है। तो हमने क्या करना है, नाइट्रोजन से 0.5 को मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल ही रहा है 0.5 मोल ऑफ एन एटम्स की बात है, एन यानी कि 7 निकल के आ गए आंसर, इसके भी ऊपर वाले की भी देखो 7 है। अब देखो थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं करना है, सेम इतना कैलकुलेशन आप देखो ही नहीं मत, ये सब बेकार है, मैं मानता ही नहीं हूँ भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको, मैं मानता ही नहीं हूँ भाई, आप देख लो यहाँ पे। अब देखो आपको पता है, मैंने यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके लेके चलते हैं, और कहाँ पे यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझो कि 6.022 इंटू 10 पर 23 नंबर ऑफ N2 ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स निकालने। तो आपको पता है 6.022 जो है ये तो फिक्स है कि नीचे में ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1 मोल का वैल्यू है, ठीक है, 1 मोल का जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, ये तो नीचे में ही आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा, अभी जो गिवन में है, यानी इसके ऊपर भी गिवन है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, 1 आया, कट गया ना सीधे 1 से, अब 1 आया। अब हमें क्या करना है, 1 यहाँ पे हमने लिखा, अब 1 को हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि नंबर ऑफ है, ऑफ किसका N2 मॉलिक्यूल, ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता है N2 मॉलिक्यूल्स, N2 आपको पता है हमको 1 को मल्टीप्लाई करना है N2 यानी 14 2 जा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 इस पे है पावर, तो 2 तो मैं लगाऊंगा ही, 14 2 जा 18, तो 18 इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर, क्यों 18 इंटू 118, आप देख सकते हो नीचे दिया होगा। तो इतने लंबे कैलकुलेशन 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई 28 करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, फिर तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, चलो इसको निकाल लोगे क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, ये थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मास निकालने के लिए सीखा है हमने
ये इसमें समय तो लगेगा ही भाई, अभी न्यूमेरिकल्स है तो समय तो लगेंगे ही। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने सीखे। कैसे? सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा हम क्या करेंगे, उसको गिवन मास यानी टोटल गिवन मास मान लीजिए 78 100 दिया हुआ है, उसके मोलर मास यानी एग्जैक्ट एटॉमिक मास, जैसे ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, या फिर तो क्लोरीन का 35.5 है, तो उससे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना। एक और चीज़ हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि जब भी मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाके एक और नया फार्मूला यहाँ पे ले जाके बना सकते हैं हम। इसको यहाँ पे ले जाके एक और फार्मूला बना सकता हूँ, क्या, मास इक्वल मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे चर्चा करते हैं। तो पहला है 60 ग्राम ऑफ Na आइटम्स। Na का आपको याद होना चाहिए सोडियम का 23 होता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। अब क्या है, 40 ग्राम ऑफ Na आइटम्स, नंबर फ्रॉम मास निकालना क्या है, पार्टिकल्स। चलो आ जाओ, बहुत छोटा हलवा है भाई, हलवा। अब देखो पार्टिकल्स याद रखना, इसके फॉर्मूले में इसका भी हाईलाइट मुझे करना ही पड़ेगा, मैं हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, जबकि चलो आ जाओ, नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो अब पहला में क्या था भाई, पहले फर्स्ट के क्वेश्चन में 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। गिवन मास क्या है आप ही बताओ, नहीं आप बताओ, मैं नहीं बता रहा भाई, 46 है। अब सीधी बात है 46 है और मेरे पास मोलर मास सोडियम का कितने, मैंने बताया 23 है। तो हमने क्या किया, 23 से हमने डिवाइड किया, हमने क्या किया 23 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, हमारे पास 2 आया और इसको मल्टीप्लाई अवागाड्रो नंबर मैंने बताया था, अवागाड्रो नंबर हो, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हो, सबका वैल्यू सेम होता है 6.022 × 10⁻23। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स क्या निकल के आया हमारे पास, बाबू निकल के आ गया भाई। बाबू मैंने बोल दिया, सॉरी, खैर कोई बात नहीं यार। ओके, तो क्या निकल के आया हमारे पास निकल के आ गया, बहुत सिंपल, 12.044 × 10⁻23। रीजन यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, मैं तो फिर से एक बार बोलूँगा, इस फार्मूला का पढ़ो, नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स निकालना हो, गिवन मास क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 10 20 50 60 यूनिट जो भी होगा, जब भी गिवन होगा, मोलर मास जो भी मटेरियल होगा, जो भी आइटम होगा, जैसे जिंक का 65 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, अगर ये सब होगा तो इस एग्जैक्टली इसके जो होते हैं, इसके जो मासेज है उससे डिवाइड करके अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करने, जब भी अगर पॉइंट में आएगा तब आपको मल्टीप्लाई करने में इससे प्रॉब्लम होगा 6.022 में, लेकिन अगर डायरेक्ट नंबर आ रहा है 3 4 5 तो आप तो सीधे कर सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, ओके अगला कोई क्वेश्चन और भी था शायद, ओके अगला क्वेश्चन था 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। अब कुछ नहीं भाई, एकदम ईजी, हलवा हो गया है तो हलवा। अब 8 ग्राम है O2 मॉलिक्यूल्स का, ध्यान रखना 8 ग्राम है, 8 ग्राम क्या है, गिवन है, गिवन 8 ग्राम क्या है, गिवन है। और अब मुझे बताओ गिवन है 8 ग्राम, तो अभी जो मॉलिक्यूल्स है ओरिजिनल का मोलर मास कितना होगा भाई, सीधी सी बात है भाई 16 × 2, क्यों, क्योंकि O2 है, समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6.022 × 10⁻23 कर दो बस, आंख बंद करके, 8 2 जा 16, तो 2 2 जा 4, 4 से 6 को डिवाइड करोगे, आंसर 4 से 6 को डिवाइड किया, आंसर हमारे पास 1.51 × 10⁻23, बस कुछ नहीं। अब रीजन 4 से मैं यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, ये तो खैर डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब देखो आपको ये जो है ना 23 को आपको हाथ लगाना ही नहीं है, जो है ना 10⁻23 से हाथ लगाना ही नहीं है, आप इसको मान लो 6.022 मान लो। अब इसको आप मानो कि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, यानी 15 4 जा। अब जब 15 4 जा 60 होता है तो हमने 15 लिख दिया, उसके बाद 2 2 भी है, तो फिर अब आगे जैसे मैं बढ़ता हूँ, मैं इसको एवरेज एक मान लेता हूँ, तो 1.5 × 10⁻23। अब ऑप्शन में आपको डायरेक्ट ऐसे ही रहेंगे छोटे या स्मॉलर वैल्यू में, तो आप इसको मार्क कर सकते हो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, बहुत गर्मी है यार ये तो। अगला कोई और क्वेश्चन है क्या बचा हुआ? 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम का पार्टिकल बताइए भैया, 0.1 मोल। आपको पता है यार 0.1 यानी 1/10 मोल, 1/10 किसका, 6.022 का, तो निकाल लो ना भाई, लो
लो यहाँ पे निकालता हूँ, लो लो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 0.1 है, अगर मैं इसके पॉइंट उड़ा दूँ तो बाई 10 होगा। अब बाई 10 होगा तो ए क्या है, यहाँ से एक वाला ए कटेगा कि नहीं कटेगा, आप मुझे ज़रा बताना। पावर में 23 है 10 का, यानी पावर मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 10 10 10 23 टाइम्स है। तो अब 10 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो एक बार में 10 कटेगा, एक तो 10 गायब हो जाएगा भाई। अब जब एक 10 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, पावर 23 की जगह 22 बचेगा। तो यहाँ पे सीधे लिखा है पावर 22। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपने मन से निकाल लो, ठीक है। आयरन का देखो 56 है, सीधे निकालो इसको, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम बोला है और सब कुछ दिया हुआ है, निकालो यार, बस निकालो भाई, निकालो पॉज करके आंसर निकालो, कमेंट करो यार, मैं देखना चाहता हूँ। ओके तो चैप्टर खत्म हो गया फाइनली, वाह बहुत जल्दी खत्म हो गया यार ये तो। डू 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 डू, कुछ नहीं बचा है भाई, चैप्टर हलवा था हलवा। देखो 1 घंटे में हमने चैप्टर ख़त्म किया है। अब 1 घंटे 1-2 मिनट का वीडियो हो जाए तो बात की बात है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को कहूँगा ना, वन शॉट में पढ़ो यार, वन शॉट में, ठीक है। और क्या ही करने का है भाई, देखो मैं बता रहा हूँ इस पूरे चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो फर्स्ट नहीं है ऐसे भी केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री के चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टिंग से करते जाएंगे 1 2 3 4 5 देन लास्ट चैप्टर तक, है ना। तो करो यार। बाकी भाई यार मैं तो यही बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं बोलूँगा भाई, मुझे ज़रूरत ही नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब की। मैं ये कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ और आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप देखो, अगर कुछ सीख सकते हो तो सीखो यार, जैसा है ना। बाकी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब नहीं करने का है भाई। चलो एंजॉय करो, आपका दिन अच्छा हो। और फिर 2 लेक्चर्स एक साथ देख सकते हो, चाहो तो एक बार में 2 लेक्चर 1.5 में देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, या 1.3 या 1.25 में देख लो यार, वहाँ पे यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखे हैं। ओके तो मिलते हैं आपको नए चैप्टर में। जय हिंद।